Good morning, students. This is the third part of social structure, stratification and social process in society. In the last two videos, we have discussed about social structure and stratification in detail, and we have seen a glance of social process in our society as well. Today, we are going to start the new heading, which is cooperation and division of labor. What does it mean? Students, in this, as I told you earlier, that why we cooperate with each other, because we cannot fulfill our all requirements ourselves, we cannot do our all works ourselves. Just an example, if we are taking men hypothetically, ये सारे काम नहीं कर सकता. आप खुद के लिए ही जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करें, आप खुद ही उसका पिज़्ज़ा बनाएं, आप खुद ही शू बनाएं, आप खुद ही आपके हेयर कट करें, आप खुद ही आपके लिए क्लोथ भी बनाएं. क्लोथ कहाँ से? ऐसा नहीं कि आप बस वो स्पिनिंग कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, नहीं. आप क्लोथ की स्टार्टिंग होती है कॉटन से, ठीक है. तो कॉटन सो करना भी आपका काम रहेगा, कल्टीवेशन करना भी आपका काम रहेगा. इसके अलावा आप अगर स्पेक्स यूज़ करते हैं वो आपका काम रहेगा. मोबाइल खुद बनाना है आपका. अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो भी आपको आपका खुद बनाना है. मकान में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी आपको खुद बनाना है. और खुद बनाने का मतलब कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता है. खुद बनाने का मतलब है कि इसके लिए जो भी मटेरियल है वो भी आप खुद प्रोड्यूस करेंगे. इज इट पॉसिबल? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर मी. तो क्योंकि मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वाई आई कॉपरेट विथ ऑल दीज पर्सन्स और प्रोड्यूसर्स. फार्मिंग कौन करता है? फार्मर करता है, मैं फार्मर के साथ कॉपरेट करूँगी. हेयर कट कौन करता है? मैं उसके साथ भी, बार्बर के साथ भी मैं कॉपरेट करूँगी. एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, मैं उसके साथ भी कॉपरेट करूँगी. मैं हाउस कंस्ट्रक्ट करने वाले वर्कर के साथ भी, लेबर के साथ भी कॉपरेट करूँगी. और जितनी भी रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं इन सब के साथ कॉपरेट करूँगी. वाई? बिकॉज I am very selfish, and since I cannot fulfill my all requirements myself, so I have to cooperate with all these persons. ये thought किसका है? ये thought है Emile Durkheim का. According to Emile Durkheim, man cannot fulfill his or her requirements, his or herself. इसलिए वो दूसरों के साथ कॉपरेट करता है. आगे हम लोग, आप इवन जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो बुक आप यूज़ कर रहे हैं, जो नोटबुक, जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, आप वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए भी आपको उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. सोचो, 1 साल तक आपकी बुक प्रिंट ना हो, नोटबुक प्रिंट ना हो, पेन नहीं बने, तो क्या आपकी स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड विथ द टीचिंग एंड राइटिंग, क्या वो ठीक से हो पाएंगी? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, नो. क्योंकि जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल ही नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही टू थिंकर्स को पैरेलल कंपैरिजन करके देख रहे हैं. तो ये तो था एमाइल दरखाइम का थॉट, जो कि फंक्शनलिस्ट हैं, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं और मानते हैं कि हर चीज़ में कोई ना कोई वर्च्यू, गुण, फंक्शन होता है और सारी की सारी चीज़ें सोसाइटी को यूनाइट करने का काम करती हैं. एक्चुअली यूनिटी पर भी हम लोग आएंगे. बिफोर दैट हम लोग कार्ल मार्क्स को अगर डिस्कस कर ले, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा कॉपरेट ह्यूमन सोसाइटी करती नहीं है. वी आर वेरी ब्रूटल. हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, क्रूर, अत्याचारी. जो जिस तरह की आप मूवीज़ में बहुत सारे डायलॉग्स सुनते हैं, हम लोग ऐसे हैं. और हम लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं. जबकि एमाइल दरखाइम ने माना है कि इवन जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ. आपने देखा होगा बीज, ठीक है. ये बीज जो हैं वो भी इतना ज़्यादा कॉपरेशन उनमें रहता है कि वो सब एक ही अपनी क्वीन बी को
फॉलो करने का काम करती हैं। चाहे आप आंट्स देखें तो वो भी एक के पीछे एक पूरी उनकी लाइन चल पड़ती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इमाइल दरखाइम ने कि कैसे कॉपरेशन ना सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में बल्कि एनिमल सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। फिर तो हम ह्यूमंस हैं तो हम में तो कॉपरेशन होना चाहिए भी और होता भी है, जबकि कार्ल मार्क्स इस पूरे आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करते हुए कहते हैं दैट वी आर नॉट सो मच गुड, वी आर वेरी ब्रूटल इन आर नेचर। हम स्वभाव से ही, हम हमारे नेचर से ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि इमाइल दरखाइम कहते हैं दैट आर कॉपरेशन इंक्रीज यूनिटी। एक वर्ड आपने सुना होगा, पोलैंड, आप लोगों ने क्योंकि 9th और 10th अभी ही पढ़ के आए हैं, पास आउट है। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? पोलैंड का तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, सॉलिडारिटी। तो सॉलिडारिटी है क्या स्टूडेंट्स? सॉलिडारिटी मेन वर्ड जो है सॉलिड, और ये सॉलिड जो है उसका मीनिंग है यूनिटी। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो वो क्या होगी? यूनाइटेड होगी, और इसी यूनाइटेड को हम सॉलिडारिटी कहते हैं। सो इमाइल दरखाइम जो हैं, इन्होंने बताया है कि कॉपरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग कॉपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, सोशल प्रोसेस पर आए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट देखा, कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब हम कॉपरेशन पर आए हैं। तो कॉपरेशन के बारे में इमाइल दरखाइम कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, या फिर अपन कहें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी। कॉपरेशन की वजह से सॉलिडारिटी क्योंकि इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है, वापस एक बार मैं आपको ब्रीफ रिवाइज करवा दूँ। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, किसी एक पर्सन ने क्राइम किया, ठीक है, ये क्रिमिनल है। अब इसने क्राइम किया तो इसके अगेंस्ट पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसमें आ जाती है सॉलिडारिटी, यूनिटी आ जाती है, दैट वी हैव टू पनिश दिस क्रिमिनल। कितने सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल आप रीसेंट एग्जाम्पल आप हैदराबाद वाला लें, हैदराबाद का लें, या फिर आप निर्भया का लें, या फिर इसके अलावा आप बड़ा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं जब इंडिया के ऊपर उड़ी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था। तो ये सारे जो अटैक्स हुए थे इंडिया के ऊपर थ्रू द पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, दैट टाइम पूरी की पूरी हमारी कंट्री यूनाइटेड थी दैट वी नीड रिवेंज। और हम लोग हर गली और इवन स्कूल और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत बड़ी बड़ी असेंबलीज हो रही थी, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे दैट वी नीड रिवेंज। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक क्राइम होता है तो उस क्राइम का एक फंक्शन है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी को यूनाइट कर देता है, उसमें सॉलिडारिटी ला देता है, ठीक है। और यही सॉलिडारिटी और यही यूनिटी जो है वो पूरी सोसाइटी में कॉपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। इसीलिए इमाइल दरखाइम ने कहा था दैट कॉपरेशन इंक्रीज सॉलिडारिटी, और सॉलिडारिटी इंक्रीज, दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जितना कॉपरेशन होगा उतनी सॉलिडारिटी होगी, और जितनी सॉलिडारिटी होगी उतना ही कॉपरेशन होगा। सो इमाइल दरखाइम told us about 2 forms of solidarity. One is mechanical solidarity and another is organic solidarity. We will discuss about both types of solidarity in detail. अब देखो, सॉलिडारिटी के 2 टाइप्स जो बताए हैं इमाइल दरखाइम ने, हम लोग टेबुलाइज कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी इन चीज़ों को लेकर। These 2 types of solidarity, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखें। फर्स्ट पॉइंट इज, जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो आपकी प्राइमेटिव सोसाइटीज़ में होती है। जब हम लोग चिंपांजी थे, चिंपांजी के बाद भी आप होमोसेपियन माने, तो जब हमारी स्टेज प्रायर स्टेज पे थे तब हमारे बीच में मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी।
आप उस चीज़ पे मत आओ कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते जाएंगे, मीनिंग क्लियर होता जाएगा। सो मैकेनिकल सॉलिडारिटी प्राइमेटिव सोसाइटीज़ में थी व्हेन वी वर चिंपैंजी और होमोसेपियंस, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आपको मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट इफ़ यू टॉक अबाउट, तो ये जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर जिसकी हम लोगों ने बात की थी, कॉपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर विच वर द हेडिंग ऑफ विच वॉज द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज़ लेस डिवीज़न ऑफ लेबर, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर। अब ये लेस डिवीज़न और मैक्सिमम डिवीज़न का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि प्राइमेटिव सोसाइटीज़ अगर आप देखें या देखें इन द सेंस कि आप उनके बारे में इमेजिन करके देखें, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, सुना, देखा या फिर एग्जामिनेशन में आपने लिखा है, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि प्राइमेटिव सोसाइटीज़ जो थी उसमें लोगों के बीच में जो डिवीज़न था ऑफ लेबर कि आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, वो बहुत कम था। याद करो, पुराने ज़माने में एक वैद्य हुआ करता था। वही वैद्य अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो भी वैद्य साहब जाएंगे, किसी को हल्का सा कफ है तो भी वैद्य साहब को बुला लो, किसी को बुखार है तो भी वैद्य साहब को बुला लो, और किसी की अगर बड़ी सर्जरी करनी है तो भी वैद्य साहब आएंगे। बड़ी सर्जरी इन द सेंस वो अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपन ये कह सकते हैं कि दैट टाइम की बड़ी सर्जरी। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वैद्य साहब होते थे, क्योंकि अब ये एक वैद्य साहब होने का मतलब है कि डिवीज़न ऑफ लेबर वाज लेस, कि ये काम कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक वैद्य साहब अवेलेबल है, वो सारा काम करेंगे। जबकि मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप देखिए मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट अलग होंगे, ENT वो सेपरेट होंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है हार्ट वालों से, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो इसमें आपके जो बोन्स हैं उसके लिए सेपरेट डॉक्टर होंगे, सर्जन अलग होंगे, सारे स्किन के डॉक्टर अलग होंगे, आपके डेंटिस्ट सेपरेट होंगे। ये सारे के सारे डॉक्टर्स अलग अलग काम करते हैं और सबका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न हो सकता है लेबर का हमारी सोसाइटी में है। स्पेसिफिक वर्क हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं एक दूसरे को और वो वही काम करेगा, जिससे कि क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं था, क्योंकि एक ही वैद्य साहब हैं, एक वैद्य साहब कितना काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ हर डिज़ीज़ का अलग डॉक्टर है ना। मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डेंटल के लिए डेंटिस्ट हो गए, आपकी बोन्स के लिए सेपरेट डॉक्टर, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो बोन्स के लिए आप केशव में जाओ, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर है। जबकि जो प्राइमेटिव सोसाइटीज़ थी जिनमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी उनमें लेस डिवीज़न ऑफ लेबर था। आगे अगर अपन देखें तो इन सोसाइटीज़ में होमोजिनिटी, जो अपन प्राइमेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैकेनिकल फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी था, वहाँ पे सोसाइटी का फॉर्म होमोजिनस था। अब होमोजिनस का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, उसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ एक और बताऊंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तब हमको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि होमोजिनिटी क्यों थी। यस स्टूडेंट्स, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, द नेक्स्ट पॉइंट वाज होमोजिनिटी हम लोग पढ़ें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्राइमेटिव, जबकि यहाँ पे प्लूरल होते हैं, ये सोसाइटीज़ प्लूरल होती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यहाँ पे अगर किसी ने रूल लॉ का वायलेशन किया है, उसको फॉलो नहीं किया है, तो उसको मिलने वाला जो पनिशमेंट था वो बहुत ज़्यादा
हार्ड पनिशमेंट हुआ करता था। अगर आपने कोई भी इन प्राइमेटिव सोसाइटी कोई भी रूल लॉ का वायलेशन किया है तो उसके बदले में आपको हार्ड पनिशमेंट मिलेगा। अब ऐसा क्यों था, रीज़न क्या था, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइमेटिव सोसाइटीज़ जिनमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती थी उनमें मेंबर्स का नंबर बड़ा कम रहा करता था, लेस मेंबर उसमें रहा करते थे। छोटे छोटे से कबीले हुआ करते थे, किसी में 50 मेंबर, किसी में 40 मेंबर। तो अब किसी में 50 और 40 मेंबर, इतने सी मेंबर हैं, और क्योंकि प्राइमेटिव सोसाइटीज़ थी, आपको मालूम है एक जो कबीला था वो दूसरे कबीले पर अटैक कर लेता था और वो दूसरा कबीला फिर पहले वाले कबीले के अंडर में आ जाता था। तो ऐसे जो थे, है ना, एक ने दूसरे पर अटैक कर लिया, तो अटैक्स भी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस कंडीशन में अगर एक ऐसी ग्रुप है, एक ऐसा कबीला है जिसके मेंबर्स से 40 ही हैं, तो उसको अपनी पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, एंड पावर इज़ इन यूनिटी। तो मतलब उनको अपनी यूनिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है, अटैक्स होते थे बहुत ज़्यादा, अटैक से सिक्योरिटी करनी है तो पावर चाहिए, एंड पावर इज़ इन यूनिटी। अब यूनिटी कैसे गेन करें, तो यूनिटी गेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके कबीले के जो मेंबर्स हैं वो आपके रूल्स और लॉस को फॉलो करें, वो आपकी बात को मानें, तब जाके तो एक ने कोई ऑर्डर दिया और सब के सब उसको फॉलो कर जाएंगे, जस्ट लाइक एनिमल्स में आपने देखा एक आगे चलता है, पीछे पूरी की पूरी लाइन चलती रहती है। तो ऐसे कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब सब लोग लॉज एंड रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब लॉज एंड रूल्स को क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना इतना ईजी है? आई थिंक नो। इन दिनों कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, और आपको ऐसे नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर लॉकडाउन का वायलेशन हो रहा है। मे बी जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो भी कई बार या फिर एक या दो बार से ही मार्केट का माहौल देखने के लिए कि देखिए एकदम बंद मार्केट कैसा लगता है, कोई है नहीं है, ये सारी ये एक्टिविटीज़ देखने के लिए मे बी पॉसिबल कि आपने भी इस लॉकडाउन का वायलेशन किया होगा। स्टूडेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन हियर दिस थिंग दैट द implementation or to follow rules and laws is not so much easy। इतना ज़्यादा easy नहीं है कि लॉ बना और आपने उसको फॉलो कर लिया, इतने सीधे तो ह्यूमन बींग्स हैं भी नहीं। तो इसके लिए अब देखो, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यूनिटी नहीं आएगी, यूनिटी नहीं आएगी तो पावर नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी तो सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी अटैक करके उनको उनका स्लेव और गुलाम बना देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लॉज एंड रूल्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके लिए क्या ज़रूरी है? हार्ड पनिशमेंट। ठीक है, हार्ड पनिशमेंट इज़ मस्ट टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स इन दैट सोसाइटी। तो हार्ड पनिशमेंट उन्होंने रख दी, और पनिशमेंट ऐसी रखी उन्होंने कि वो कमिंग जनरेशन्स के लिए या फिर ऐसा क्राइम करने की सोचने वाले के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती हो। इसलिए जो प्राइमेटिव सोसाइटीज़ थी वहाँ पे हार्ड पनिशमेंट होता था, और वो अपनी यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी थी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो बात की वहाँ होमोजिनिटी रहती थी। अब स्टूडेंट्स, हार्ड पनिशमेंट रहती है, सेंसिटिव हैं वो लोग अपने सोसाइटी को लेकर, अपनी सॉलिडारिटी को लेकर। इस वजह से क्या होता था कि ना तो इंटर कबीला मैरिज होती थी, हाँ, और ना ही वो दूसरे कबीले के साथ इतने ज़्यादा रिलेशनशिप वो रखते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कहीं ना कहीं कि कहीं कोई अटैक ना हो जाए। तो इस वजह से, क्योंकि इंटर कबीला मैरिज वगैरह भी कोई अलाउ नहीं थी, और आप दूसरे कबीले में शामिल हो भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आपको हार्ड पनिशमेंट मिलेगा अगर आप दूसरे कबीले में शामिल हो गए। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से एक जो कबीला रहता था, एक, है ना, वो कबीला सेम ही रहता था, उसमें दूसरे लोगों की एंट्री पॉसिबल नहीं होती थी। ठीक है,
क्योंकि दूसरे लोगों की एंट्री यहाँ पॉसिबल नहीं होती थी, इसलिए इस सोसाइटी के सारे मेंबर्स जो थे वो मोर और लेस सेम रहते थे इन कल्चर। उनका कल्चर सेम रहता था। सेम क्यों रहता था? देखो, डिफरेंस तो तब आते हैं जब आपके वहाँ पे कई और सोसाइटी से भी लोग आए। इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में होमोजिनिटी है, तो होमोजिनिटी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में सिर्फ इंडिया के इंडिजिनस लोग नहीं रहते हैं, बल्कि इंडिया में कुछ माइग्रेंट्स, कुछ अटैकर्स, कुछ मिशनरीज भी इंडिया में टाइम टू टाइम आए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इंडिया में कौन कौन से रिलीजन्स हैं। देखो, इंडिया का जो इंडिजिनस लोग हैं वो तो साउथ के लोग हैं जो द्रविड्स कहलाते हैं। बाकी माना जाता है कि आपका ईरान और यहाँ से और यूरोप से भी कुछ लोग इंडिया में आए जो कि आर्यंस कहलाए, जो अपर हिंदू कहलाए। इसके बाद इंडिया में क्रिश्चियंस आपको दिखेंगे जो ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश एरा में आए, तो इंडिया में क्रिश्चियनिटी आ गई। इंडिया में हिंदुइज्म आया आर्यंस के थ्रू वाया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। इंडिया में हिंदूज आ गए। इंडिया में क्रिश्चियंस आ गए। कहाँ से आए क्रिश्चियंस? कॉलोनियल एरा अगेन। इंडिया में मुस्लिम्स आए। कहाँ से आए? ये भी वेरियस अटैक्स जो हुए थे इंडिया के ऊपर, उनके थ्रू मुस्लिम्स भी इंडिया में आए। इंडिया में जूइश पर्सन भी टाइम टू टाइम माइग्रेट करते रहे हैं और इंडिया में सेटल होते रहे हैं। अब देखो, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी सोसाइटी में प्लुरैलिटी कब आती है? प्लुरैलिटी तब आती है जब आपकी सोसाइटी में बाहर से और लोगों को आने की परमिशन हो। लेकिन यहाँ जो मैंने बताया कि एक कबीले में किसी का आना जाना बिल्कुल बंद था, प्रोहिबिटेड था, और क्योंकि ये प्रोहिबिटेड था, रेस्ट्रिक्टेड था, इस वजह से उस सोसाइटी में सेमनेस रही, और सेमनेस को ही अपन टेक्निकल टर्म में कहते हैं होमोजिनिटी। मेरी नॉलेज में आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। डिपेंडेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा कम थी, हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोगों ने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ये सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव, लीस्ट सेंसिटिव होती हैं अपनी यूनिटी को लेकर। नेक्स्ट इज इतना ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं होता है, ठीक है, लिबरल होती है सोसाइटीज़। एंड फाइनली दीज सोसाइटीज़ आर प्लूरल इन नेचर। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इन चारों पॉइंट्स को लेकर। हाँ, मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेबर इन द सेंस सर्विसेज ऑल्सो। सो मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने आपको एक फील्ड का एग्जांपल दिया, डॉक्टर्स भी कितने टाइप के होते हैं। फार्मर्स देख लो, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, एक फार्मर क्योंकि अपने खुद के सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करता था इन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी, तो वो अपना काम, वो सारी चीज़ें कर लेता था। वो उसको अगर वीट सॉ करना है तो वो भी कर लेता था, और सारे काम वो खुद कर लेता था। लेकिन आज के फार्मर्स थोड़े डिफरेंट हैं, वो सब काम नहीं करते। उनमें स्पेशलाइजेशन है कि मैं तो सिर्फ यही प्रोड्यूस करूँगा, दूसरा फार्मर वही प्रोड्यूस करेगा, एक अनियन गार्लिक का काम करेगा और एक पटाटो का काम करेगा, टमाटो का काम करेगा, और कुछ अदर वेजिटेबल्स के काम करेंगे। तो ये सारे जो फार्मर्स हैं उनमें भी डिवीज़न पाया जाता है, और यहाँ पे मैक्सिमम डिवीज़न है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ मिलेंगी, स्पेशलाइजेशन मिलेगा ईच एंड एवरी फील्ड। और यहाँ पे लेस सेंसिटिव होती है, इनको कोई ज़्यादा परवाह होती नहीं है वैसे अपनी यूनिटी और सॉलिडारिटी को लेकर। क्योंकि अब देखो, मैंने आपको क्या कहा, मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर, और जितना डिवीज़न ऑफ लेबर होगा एक ह्यूमन बींग्स के लिए, जितना डिवीज़न ऑफ लेबर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होगी। मुझे अपने टीथ के लिए डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, अपनी बोन्स के लिए मुझे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, उसके लिए सेपरेट हॉस्पिटल होगा, और मुझे सर्जरी के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, मुझे वीट के लिए एक फार्मर के ऊपर, वेजिटेबल के लिए एक फार्मर के ऊपर, फ्रूट के लिए दूसरे फार्मर के ऊपर, अनियन गार्लिक के लिए मुझे दूसरे फार्मर के ऊपर, मुझे हेयर कटिंग के लिए किसी बार्बर पर डिपेंडेंट रहना होगा। जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा
उतनी ही ज़्यादा डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे तो हमने कहा मैक्सिमम डिवीज़न, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिवीज़न है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न होने पर यहाँ पे डिपेंडेंसी भी मोर एंड मोर होगी। इसको आप एक सेपरेट पॉइंट भी लिख सकते हैं, मोर एंड मोर डिपेंडेंसी होगी। तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी के जो मेंबर हैं, जो इस सोसाइटी के, मॉडर्न सोसाइटी के मेंबर हैं, दे आर लीस्ट सेंसिटिव, क्योंकि उसको मालूम है कि यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमको इतना परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि ये जो भी मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जितने ही क्लैशेस हों, भले जितने ही डिस्प्यूट्स क्यों ना हो एक दूसरे के बीच में, लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, इसलिए इनको कॉपरेट करना पड़ेगा। तो हमको इतनी ज़्यादा परवाह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप अपने आप थोड़ी देर के बाद वापस एक जैसे हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसलिए ये लीस्ट सेंसिटिव हैं, और क्योंकि लीस्ट सेंसिटिव हैं इसलिए यहाँ पे मिलने वाला पनिशमेंट भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो रूल्स एंड लॉज हैं इनको फॉलो करवाने पर ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन फॉलो करवाने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दे दो कि जो कमिंग जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल बने, इतना हार्ड पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो कैपिटल पनिशमेंट, जिसको डेथ पेनल्टी कहते हैं, सजाए मौत कहते हैं, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। मिल तो जाती है, लेकिन आगे से आगे स्टे लगता जाता है, और फाइनली वो सजाए मौत जो उनकी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, और उनको डेथ पेनल्टी मिल ही नहीं पाती है। ये सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी लिबरल हैं, और यहाँ पे पाई जाती है प्लूरैलिटी, होमोजेनिटी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। प्लूरैलिटी यहाँ पे क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर आने और जाने दोनों की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये माने, दोनों की पूरी आपको लिबर्टी होती है। आप चाहो तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जा सकते हो लीगली विद वीज़ा एंड पासपोर्ट ऑल्सो, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग भी आपके पास आ सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि आप वहाँ जा सकते हो और ये यहाँ आ सकते हैं, इस वजह से बढ़ती है प्लूरैलिटी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे इंडिया में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो इन फॉर्म ऑफ अटैकर इंडिया में आई और सेटल हो गई। हिंदूज़ देखें तो हिंदूज़ जो हैं वो आर्यन माने जाते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं कॉलोनियल एरा में इंडिया में आए। ज्यूइश जो हैं टाइम टू टाइम माइग्रेट करते रहे हैं इंडिया में। ये मेन जो आपको दिख रहे हैं रिलीजन्स, वो कैसे आए हैं? बाहर से आए हैं। इंडिया के इंडिजिनस लोग तो कहाँ रहते हैं? वो तो साउथ इंडिया में रहते हैं इंडिया के इंडिजिनस लोग। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में आप देखें तो ये सब के सब माइग्रेंट्स हैं। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, प्लूरैलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे दोनों चीज़ों की पूरी आपको लिबर्टी है। इस वजह से इंडिया में प्लूरैलिटी बढ़ी, और अदर कंट्रीज़ में भी अगर प्लूरैलिटी है तो इसका मतलब रहेगा कि उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन अच्छा है। अगर वो होमोजिनस है, मतलब प्लूरल नहीं है, तो इसका मतलब माने कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। So students, these were the basic characteristics of both forms of solidarity. Let us move ahead. स्टूडेंट्स, दरखाइम ने जो बात कही थी और अपनी यूनिटी और सॉलिडारिटी को एडवोकेट करने के लिए उन्होंने जो एनिमल सोसाइटी का, एनिमल लाइफ का जो उन्होंने एग्जांपल दिया था, कार्ल मार्क्स उसको थोड़ा सी रेजिस्ट करते हुए, कार्ल मार्क्स दोनों के बीच में ही, एनिमल सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स की जो सोसाइटी है उसके बीच में एक डिफरेंस बताते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जैसे जैसे करके अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ रिसोर्सेस बनाने लगते हैं, वैसे वैसे वो एनिमल्स से डिफरेंट होते जाते हैं। देखो, एनिमल्स की अगर अपन बात करें, एनिमल्स, उनके पास उनके लाइवलीहुड का कोई रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। दे कैन नॉट जनरेट
ऑफ देयर लाइवलीहुड। वो दे कैन नॉट जनरेट द रिसोर्सेज रिलेटेड विद देयर लाइवलीहुड। वो अपने लाइवलीहुड के लिए रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते हैं। उनका लाइवलीहुड मान लो एक ब्रेड पे है, तो ब्रेड नहीं बना सकते हैं एनिमल सोसाइटी। कभी सुना, देखा, इमेजिन किया है कि एनिमल सोसाइटी अपने लिए ब्रेड बना रही है? ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसे दोनों को डिफरेंशिएट किया है दैट एनिमल सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस और कैन नॉट जनरेट द रिसोर्सेज ऑफ देयर लाइवलीहुड, बट द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो सोसाइटी है वो अपने लाइवलीहुड के लिए रिसोर्सेज अपने आप जनरेट कर सकती है और उसमें कंटिन्यूसली वो इम्प्रूवमेंट भी करती रहती है। हमारे लाइवलीहुड के लिए रिक्वायर्ड है कि वीट प्रोड्यूस करना है, हम करेंगे। उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हमारे लिए कुछ वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, प्रोटीन विटामिन हमको मिलना चाहिए, वो होगा। अगर विटामिन प्रोटीन कहीं कम है तो फोर्टिफाइड, आपने सुना होगा कई चीज़ें फोर्टिफाइड होती हैं, उसमें एडिशनल ऐड करेंगे। जो चीज़ें आपके लाइवलीहुड के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी ह्यूमन बींग्स जनरेट कर सकते हैं, जबकि एनिमल सोसाइटी जनरेट नहीं कर सकती हैं। ऐसे डिफरेंशिएट किया है कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में ना सिर्फ लाइवलीहुड के रिसोर्सेज का बल्कि कॉन्शियसनेस और रिलीजन का भी बहुत बड़ा ही डिफरेंस है। एनिमल्स का कोई रिलीजन नहीं होता, ह्यूमन बींग्स का अपना रिलीजन होता है। एनिमल्स की अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती दैट व्हाट इज़ रॉन्ग और राइट, डूज एंड डोंट्स वो खुद डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम हमारे डूज एंड डोंट्स डिसाइड करते हैं, राइट और रॉन्ग अपने खुद डिसाइड करते हैं। इवन हम तो अपने लॉ तक खुद बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन बींग्स जो हैं वो केवल वो कॉपरेशन जो है वो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए नहीं करती कि ठीक है हमको एडजस्ट करना ही है तो वह चलो कॉपरेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ह्यूमन बींग्स सोसाइटी के साथ कॉपरेट करते हैं तो कई बार वो ह्यूमन बींग सोसाइटी को चेंज करने की कैपेसिटी भी रखते हैं और सोसाइटी भी अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दीज ह्यूमन बींग्स। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि सोसाइटी कैसे अपने आप को ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग चेंज करती है और ह्यूमन बींग्स भी ह्यूमन बींग्स का जो कॉपरेशन है सोसाइटी के साथ वो सोसाइटी के नॉर्म्स को भी चेंज कर लेता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो NCERT बुक में मेंशन है दैट इज़, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने इंडियंस ने कॉलोनियलिज्म के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ कॉपरेट किया था। इनिशियली ब्रिटिशर्स के लॉज थे। देखो गांधी ने एक बात कही थी दैट ब्रिटिशर्स आर रूलिंग ऑन अस बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स which are decided by these ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो रूल बनाए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम उनको फॉलो नहीं करते तो ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर ही नहीं पाते। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हमने ब्रिटिशर्स को फॉलो किया, उनके साथ एडजस्ट किया, कॉपरेट किया और उन्होंने जो रूल्स बनाए हमने मोर और लेस सारे रूल्स को फॉलो किया। और हमारे कई रूल्स जस्ट लाइक IPC, वो तो आज भी 1860 में बनी थी स्टूडेंट्स। IPC जो आप पढ़ते हो धारा 302 और ये वेरियस जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, सेक्शंस पढ़ते हैं, ये कब बने थे? ये बने थे 1860 में। हमारे कॉपरेशन की आप लिमिट देखो कि हम 1860 वाले लॉस को भी अभी भी फॉलो कर रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैकॉले ने बनाए थे, है ना। तो ये चीज़ है कि इतने बाद में बनी हुई चीज़, इतने पहले बनी हुई चीज़ों को भी हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। मीन्स हमने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट तो किया, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है लेकिन हाँ हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट भी किया। अब कॉपरेट तो किया, दैट डजंट मीन कि हम लोगों ने सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ही किया है और ब्रिटिशर्स को चेंज नहीं किया। हम लोगों ने भी ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटिश कल्चर को चेंज किया है विथ कॉपरेशन। कैसे कॉपरेशन को चेंज किया? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेंशन है दैट इज़
हमारी लैंग्वेज कौन सी? हिंदी, इंडियंस की। ब्रिटिशर्स की कौन सी? इंग्लिश। हमने कॉपरेट किया, इंग्लिश को अडॉप्ट किया, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रिटिश इंग्लिश है हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए और अब हम आ गए हैं हिंग्लिश पर। आ रही समझ में? हिंग्लिश। कई बार आप लोगों ने बोलते पढ़ते सुनते ही होंगे, वैसे इंग्लिश का जो वर्ड होता है दैट इज़ डॉक्टर, है ना? प्लूरल है तो वो डॉक्टर्स होगा, लेकिन हिंदी जो है पढ़ के आए हैं अभी ओ की मात्रा, तो डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? डॉक्टरों। तो ये कुछ एक डिफरेंस है कि कैसे हम लोगों ने, कार्ल मार्क्स ने बताया कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ सोसाइटी को अफेक्ट ही नहीं करते हैं बल्कि सोसाइटी को चेंज करने की कैपेसिटी भी ह्यूमन बींग्स रखते। स्टूडेंट्स, इमाइल दरखाइम और कार्ल मार्क्स के अगर अपन थॉट्स देखें, कार्ल मार्क्स के थॉट्स ऑन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन का फॉर्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इमाइल दरखाइम द फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज़ वॉलंटियर। कि हम लोग जो भी कॉपरेट करते हैं वॉलंटियर कॉपरेशन होता है। वॉलंटियर कॉपरेशन क्यों होता है? इसके पीछे भी इमाइल दरखाइम ने वही बात कही है, डिपेंडेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसलिए हम लोग वॉलंटियरली कॉपरेट करने की बात करते हैं क्योंकि हमारा दूसरों के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आपका एक स्वीपर के बिना भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, एक डॉक्टर के बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, एक फार्मर, एक वर्कर, फैक्ट्री वर्कर के बिना, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें तो वहीं से बनकर आती हैं, तो आपका उनके बिना भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसलिए इमाइल दरखाइम कहते हैं कि हमारा जो फॉर्म ऑफ कॉपरेशन है दैट इज़ वॉलंटियर। हम अपनी मर्ज़ी से कॉपरेट करते हैं क्योंकि कॉपरेशन हमारी नेचर में है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम हमेशा ही वॉलंटियरली कॉपरेट नहीं करते हैं। समटाइम्स दिस फॉर्म ऑफ कॉपरेशन में बी एनफोर्स्ड कॉपरेशन। कई बार ये कॉपरेशन जो है हम पर थोपा जाता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका स्कूल टाइमिंग जो है वो अराउंड 7:30 रहता है। ठीक है, तो स्कूल टाइमिंग 7:30 है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जल्दी उठ के कॉपरेट करना पड़ता है विद द स्कूल टाइमिंग। क्यों? तो इस स्कूल टाइमिंग के साथ वो जो कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर तो रहे हैं, स्कूल 10:30 आ भी रहे हैं आप, लेकिन उनको इतना जल्दी उठना पसंद नहीं है। और क्योंकि जल्दी उठना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो उठ रहे हैं बिना अपनी मर्जी के, देन दिस फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज़ एनफोर्स्ड फॉर्म ऑफ कॉपरेशन। और कार्ल मार्क्स यही बात कहते हैं कि मनुष्य, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कॉपरेट करते तो हैं लेकिन ऑलवेज उनका फॉर्म ऑफ कॉपरेशन वॉलंटियर नहीं होकर कई बार वो एनफोर्स्ड भी होता है। कार्ल मार्क्स का एक और हम देखें फैक्ट्री वर्कर्स की, जो मैंने आपसे बात की कि फैक्ट्री वर्कर्स भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, है ना? फैक्ट्री वर्कर जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर, बॉस के साथ कॉपरेट करते हैं, बॉस अपने सुपरवाइज़र के साथ वो कॉपरेट करते हैं। लेकिन ये फॉर्म ऑफ कॉपरेशन भी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वॉलंटियर नहीं है, ये भी एनफोर्स्ड कॉपरेशन है। एनफोर्स्ड कॉपरेशन क्यों है उसको देखें अपन कि सुपरवाइज़र ने जो भी कहा है वो फैक्ट्री वर्कर को करना, वो काम फैक्ट्री वर्कर को करना पड़ेगा, भले ही उसका मन हो उस काम को करने का या नहीं हो, लेकिन क्योंकि माइट इज़ राइट, सुपरवाइज़र ने ऑर्डर किया है, फॉलो तो करना पड़ेगा। इस वजह से वो कॉपरेट तो करता है सुपरवाइज़र के साथ, मना नहीं करेगा काम करने से, लेकिन उसका ये फॉर्म ऑफ कॉपरेशन एनफोर्स्ड होगा। अब जब ये फॉर्म ऑफ कॉपरेशन एनफोर्स्ड होगा तो ये जो फैक्ट्री वर्कर है उसका अपने वर्क, अपने जॉब के टूवर्ड्स एक एलियनेशन क्रिएट होने लग जाएगा। एलियनेशन क्रिएट होने का मतलब है कि डिटैचमेंट क्रिएट होने लग जाएगा अपने वर्क से, अपने वर्क प्लेस से, कि ऐसा काम ही मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो काम वो वॉलंटियरली नहीं कर रहा, वो काम वो कर रहा है मजबूरी में। ये मजबूरी के कारण उसका अपने वर्क प्लेस से एलियनेशन मीन्स डिटैचमेंट क्रिएट होने लगता है। तो यही है आपका एनफोर्स्ड फॉर्म ऑफ कॉपरेशन। स्टूडेंट्स, कंप्लीटली न्यू हेडिंग इज़ कंपटीशन। हम लोगों ने सोशल प्रोसेस के 2 पॉइंट्स तो पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने
कॉपरेशन अभी पढ़ा है, बिफोर दैट हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था। कॉन्फ्लिक्ट याद करो, डाउरी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि क्यों डाउरी की वजह से हमारी जो फैमिली है, जहाँ पे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रुइज्म होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, लेकिन डाउरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर, हमारी इवन फैमिली में जहाँ बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि वो उस ब्राइड का मर्डर भी कर देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक दूसरा देखा था जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कैसे क्लैशेस क्रिएट होते हैं। कॉपरेशन में इमानुएल दर्कहाइम और कार्ल मार्क्स को हम लोगों ने पैरेलल कंपेयर करके देखा। नाउ द थर्ड इज कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन क्या है, एक इन कंसेप्ट क्या है, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों फॉर्म में हम लोग कंपटीशन को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग। अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली। स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। दिस इज़ रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ।